जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में BHIC 131 भारत के इतिहास के बारे में, जो कि प्रारंभ से 300 CE तक होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, अगली वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा सैंपल क्वेश्चन पेपर, और उससे अगली वीडियो में देखेंगे हम इसका तीसरा सैंपल क्वेश्चन पेपर। हर वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, और थर्ड वीडियो में भी आपके 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर होंगे। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत से अंत तक और ध्यान तक देखें। अगर आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज आया कि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी वन शॉट वीडियो इन वीडियो के 1 आवर के भीतर लेकर आ जाऊँगा। तो आपको बताना होगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और आपकी तैयारी कैसी है, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, तो ये आप इसमें डिटेल में बता सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जो कि हमारा गेस्ट पेपर 1 होगा। तो इसमें बिना देरी के देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस पे सारे लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराते हैं एज पर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका देखते हैं पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें है पहला प्रश्न, भारत के अतीत के पठन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में पहले समझना होगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। तो इस प्रश्न में भारत के प्राचीन एवं ऐतिहासिक अतीत को जानने के लिए उपलब्ध प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। साथ ही यह स्पष्ट करना है कि पुरालेख, मुद्राएं, पुरातात्विक अवशेष और साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमें समझना है। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। किसी भी देश के इतिहास को समझने के लिए उसके अतीत से संबंधित स्रोतों का अध्ययन आवश्यक होता है। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जिसकी जानकारी विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक, साहित्यिक जो अभिलेख है उन स्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्रोत केवल राजनीतिक घटनाओं की जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो ये हमारे भारत के अतीत और प्रेजेंट को कम्बिनेशन करने वाला परिचय है। तो भारत के अतीत के पठन के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे। पहला इसका है पुरालेख। पुरालेख क्या होता है कि जो अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं, ताम्रपत्रों तथा धातु की पट्टिकाओं पर उत्तीर्ण किए गए हैं, उन पर कुरेदे गए हैं, इन्हें इतिहास का अत्यंत विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। तो इसके प्रमुख उदाहरणों के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख उदाहरण है अशोक के शिलालेख, सतम, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और उत्तर मेरूर अभिलेख, ये इसमें सारे आते हैं। ये इसके हमारे प्रमुख अभिलेख हैं, जो कि मैंने इसकी एक एक करके लिस्ट बताई है। तो इन अभिलेखों के प्रमुख उदाहरण है ये आपको याद होने चाहिए। इसके पुरालेखों के हमारे क्या हैं, महत्व क्या है, तो इससे पहले जानते हैं इसके उपयोग। तो धातु की प्लेटों पर उत्कीर्ण अभिलेख ऐतिहासिक काल पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, मंदसौर के ताम्रपत्र, गोरखपुर जिले का, ये इसके इतिहास जो इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से हमारे इसमें शिलालेख हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो समकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी इससे मिलती है। प्रशासनिक व्यवस्था और कर प्रणाली का ज्ञान होता है। राज्यों की सीमाओं तथा शासकों की उपलब्धियों का पता चलता है। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत के वीर शिलालेखों से स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसके महत्व हैं। दूसरा इसमें जानेंगे मुद्रा शास्त्र के बारे में। तो मुद्रा शास्त्र होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्के इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि तत्कालीन आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ये दर्शाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि जो सोने, चांदी, तांबे से निर्मित सिक्के समकालीन आर्थिक स्थिति को बताते हैं, कालक्रम संबंधित कुछ अन्य मुद्दों की जानकारी देते हैं, किसी राज्य विशेष अथवा शासक तथा दूरस्थ क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसके महत्व को जानना जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि और व्यापक गतिविधियों का पता चलता है। विभिन्न शासकों और राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है कि किसने हम पर राज किया है, किसका शासन था। विदेशी संबंधों का इससे ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सिक्के वगैरह मिलते हैं। तो भारत में मिले रोमन सिक्कों से हमें क्या है, रोमन साम्राज्य के साथ संबंधों के बारे में विदित हमें पता लगता है जानकारी में। सौराष्ट्र
तो सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्र और आकृतियां यूनानी कला और तिथियां इस काल के अध्ययन हेतु उल्लेखनीय स्रोत हैं। जोगल थम्बी के सिक्के सातवाहनों के पौराणिक विवरणों का समर्थन करते हैं। गुप्त साम्राज्य में सोने तथा चांदी के सिक्कों का प्रसार गुप्त शासकों में राज्य में सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में परिलक्षित करता है। तो ये इसके क्या है, हमारे कुछ महत्व उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे कैसे हमारे सिक्के थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, जोगल थम्बी के बारे में जानकारी, सातवाहनकालीन सिक्के, भारत में प्राप्त रोमन सिक्कों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। अगला इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पुरातत्व के बारे में। तो पुरातत्व के अंतर्गत अतीत के भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, बर्तन, जो मुहरे होती थी पहले, औजार और मानव अवशेष शामिल होते हैं। तो पुरातत्व विभाग ने इसकी जानकारी दी है। तो प्रमुख उत्खनन हुआ है जो पुरातत्व विभाग का, उसके स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थल हैं। फिर इसमें आता है लोथल, कालीबंगा, तक्षशिला, ब्रह्मगिरी आदि, चंदलूर। तो ये इसमें मेन क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, ये पुरातत्व विभाग की खोज हुई थी, प्रमुख स्थल थे हमारे। फिर इसका महत्व क्या आता है कि अगर बात करें पुरातत्व का महत्व है कि प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन नगरों की संरचना और जीवन शैली का ज्ञान होता है। कला, स्थापत्य और तकनीकी विकास का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक एवं व्यापक व्यापारिक संबंधों का हमें प्रमाण मिलता है। तो इसकी उपयोगिता क्या थी, उपयोगिता के बारे में जानते हैं कि तक्षशिला में की गई खुदाई से कुषाणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। भारत और विदेशों में खुदाई से मिले स्मारकों की समानता के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संबंधों का प्रमाण प्रस्तुत होता है। दक्षिण भारत में आदि, चंदलूर, चंद्रवली, ब्रह्मगिरी आदि स्थलों की खुदाई से क्या है, प्रागैतिहासिक युगों के पर प्रकाश पड़ता है। अजंता और एलोरा के पत्थरों पर तराशी मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों से समकालीन कलात्मक उत्कृष्टता विदित होती है। तो फिर अब बात करते हैं इसमें साहित्य के बारे में कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो इसमें हमें क्या है, साहित्य में निम्न सम्मिलित है: वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत और ब्रह्मशास्त्र और पुराण। तो प्राचीन काल में साहित्य की रचना इतिहास के संरक्षण के उद्देश्य से न होकर पूजा के नियमों और अनुभवों की जटिलता में प्रस्तुत होती थी। ये हमारे साहित्य थे। तो साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक उपनिषद आते थे। वहीं महाकाव्य पुराण में रामायण, महाभारत और 18 पुराण आते थे। बौद्ध एवं जैन साहित्य में त्रिपिटक, जातक कथाएं आती थी और अन्य ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संगम साहित्य आते थे। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जो कि हमने देखा है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत के इतिहास निर्माण में संचार मार्गों ने क्या भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि भारत के इतिहास, संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक संबंधों तथा सभ्यताओं के विकास में संचार मार्गों जो कि स्थल, समुद्री मार्गों ने क्या क्या योगदान दिया था। साथ ही हमें बताना है कि बाह्य जो कि विदेशी और आंतरिक क्या होता है, देश के भीतर मार्गों ने ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझ के आपको बताना क्या है। तो चलो इस क्वेश्चन के परिचय देते हैं कि शुरुआत करते हैं कैसे होगा। तो किसी भी देश के विकास में संचार मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन भारत में भी विभिन्न स्थल, समुद्री मार्ग ने व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान, धार्मिक प्रसार और राजनीतिक संपर्क को बढ़ावा दिया है। इन मार्गों के माध्यम से भारत का संबंध न केवल आंतरिक क्षेत्रों से बल्कि मध्य एशिया, ईरान, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और रोमन साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से स्थापित हुआ है। इसलिए भारतीय इतिहास के निर्माण में और विकास में संचार मार्गों का विशेष महत्व है। तो ये केवल इतिहास की बात नहीं है, आज के दिन प्रेजेंट में बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो फाउंडेशन लगी है, जो एक क्या है संचार माध्यम ही है, तो उसमें क्या है, उसके फाउंडेशन के कारण सभी देशों में क्या है ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस आ रखे हैं। तो इसीलिए क्या है, किसी भी देश में संचार मार्गों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भविष्य हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। तो ये सभी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य मार्गों की, जो कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय संचार मार्ग होते हैं, इनकी भूमिका क्या रही है। तो भारत के बाहरी संपर्क जो कि मुख्यतः कहाँ रहे हैं, उत्तर पश्चिमी सर्व प्रमुख मार्ग हैं जो उत्तर पश्चिमी दर्रों और समुद्री मार्गों के माध्यम से स्थापित हुए हैं। उत्तर पश्चिमी स्थल मार्ग कौन कौन से हैं, इसमें खैबर, गोमल और बोलन मार्ग आते हैं, जो भारत को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग थे। अब इसमें बात करें कि इनके महत्व क्या है, बाह्य मार्गों के महत्व क्या है। तो इससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है, विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और धर्मों का प्रवेश हुआ है। आर्य, यूनानी, शक, कुषाण और हुण जैसे समूह इन्हीं मार्गों से भारत में आए। भारत में क्या है बौद्ध धर्म
और भारतीय संस्कृति का मध्य एशिया तक प्रसार हुआ। राजनीतिक और अन्य जो सैन्य संपर्क है वो स्थापित हो गए थे। तो ये बाह्य मार्गों के हमारे क्या है महत्व है कि जो कि हमने एक एक करके इसके देखे। अब इसमें क्या है एक चीज़ और आती है कि जो कश्मीर और हिमालयी मार्ग है, कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, यारकंद को जोड़ने वाले मार्ग हैं, वो भारत को मध्य एशिया से जोड़ते हैं। इसके भी कुछ महत्व हैं, जो कि रेशम मार्ग से व्यापार विकसित हुआ, भारत और चीन के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हुए, बौद्ध भिक्षुकों और यात्रियों के आवागमन में सहायता मिली। ये थे हमारे कश्मीर एवं हिमालय मार्ग के महत्व। अब जानेंगे इसमें इसका थर्ड पार्ट क्या है, पूर्वोत्तर मार्ग। पूर्वोत्तर मार्ग क्या होते हैं, जो कि जानते हैं रेशम मार्ग से व्यापार कैसे विकसित हुआ और आसाम, अराकन के रास्ते भारत का संपर्क बर्मा, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से कैसा था। तो पूर्वोत्तर मार्ग क्या है, आसाम और अराकन के रास्ते भारत का संपर्क बर्मा, चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया से कैसा था। तो पूर्वोत्तर मार्ग के हमारे महत्व क्या है। अगर पूर्वोत्तर मार्ग की हम बात करें तो सीमावर्ती व्यापार को प्रोत्साहन मिला, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संपर्क विकसित हुए थे, भारत प्रभाव दक्षिण एशिया देशों तक पहुंच गया था। इसमें क्या है कि अब हमारा समुद्री मार्गों की भूमिका क्या थी। तो हमारा पहला हो गया था बाह्य मार्ग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। अब दूसरा इसमें बात करते हैं समुद्री मार्ग की। तो समुद्री जो सीमा है, तटरेखा है, वो भारत की लंबी, उसने प्राचीन काल से ही व्यापार को प्रमुख केंद्र बनाया था। जैसे कि इसमें प्रमुख समुद्री संपर्क देखें तो अरब क्षेत्र, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, रोमन राज्य और दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन इत्यादि इसमें आते हैं। तो अगर समुद्री मार्ग के महत्व की बात करें तो आपको इसमें अलग अलग पॉइंट लिखना है। आपको इसके क्या प्रमुख समुद्री संपर्क हैं, फिर इसमें लिखना है इसके क्या क्या महत्व हैं, फिर इसमें हमें लिखना है महत्व में क्या आएगा हमारा, इसमें भारत और रोम के बीच में व्यापार हुआ था। फिर इसमें क्या होगा, मसाले, वस्त्र, हाथी दांत और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ा था। तो फिर इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति, धर्म और कला का विदेशों में प्रसार हुआ था। फिर अनेक बंदरगाह नगरों का विकास हुआ, क्योंकि समुद्री मार्ग क्या है, बंदरगाहों के रास्ते से चलता था, बंदरगाहों से शुरुआत और बंदरगाह पर आकर खत्म होता था, इसलिए अनेक बंदरगाह नगरों का विकास हुआ था। फिर इसमें मानसून की खोज भी हुई। तो मानसून की खोज हुई, उसके बहुत फायदे हुए, क्योंकि मानसूनी हवाओं के ज्ञान के बाद क्या है, समुद्री यात्राएं अधिक सुरक्षित और तेज हो गई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी। तो ये हमारा क्या है, इसके समुद्री मार्ग थे जो कि हमने देखे। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, बाह्य मार्ग में हमने देखा उत्तर पश्चिमी स्थल मार्ग, कश्मीर एवं हिमालयी मार्ग, पूर्वोत्तर मार्ग। उसी प्रकार समुद्री मार्गों की भूमिका में देखें तो इसमें प्रमुख समुद्री संपर्क देखे, महत्व देखे, फिर मानसून की खोज देखी। अब देखते हैं इसमें अगला आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग क्या होता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों ने राजनीतिक एकता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समन्वय को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारत में भी आपस में एरिया को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा, विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसको जोड़ना आवश्यक है। इसको जोड़ेंगे कैसे, उत्तर को पश्चिम से, उत्तर को मध्य से, उत्तर को पूर्व से और मध्य को दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी से जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले आंतरिक मार्ग में क्या है, 3 भागों में इसको देखेंगे। तो इसका पहला भाग होगा कै, जिसको हम गंगा घाट मार्ग बोलते हैं। गंगा घाट का मार्ग क्या है, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक मार्ग था, जो कि उत्तर भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ता था, व्यापार एवं प्रशासन को सुगम बनाता था, साम्राज्य के विकास में विस्तार में सहायक था। फिर इसका दूसरा क्या आता है, ख, पश्चिमी भारत के मार्ग, दिल्ली, मथुरा, आगरा से गुजरात तथा पश्चिमी भारत तक जाने वाला मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाता था, बंदरगाह और आंतरिक बाजारों के बीच में संपर्क स्थापित करता था। इसका फिर थर्ड कौन सा आ जाएगा, गए, मध्य भारत और दक्कन मार्ग, मालवा, दक्कन, आंध्र, दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्गों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में संपर्क स्थापित किया। तो अगर हम इसमें पूरे भारत की बात करें तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से इसने जोड़ा था, जो कि सांस्कृतिक एकता को बल मिला, वस्तुओं और विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान हुआ, विभिन्न राजवंशों के राजनीतिक विस्तार में इसे सहायता मिली। तो इतिहास के निर्माण में संचार मार्गों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसको आप अलग से हेडिंग बना के लिखना कि इतिहास निर्माण में संचार मार्गों का समग्र योगदान क्या है। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, इसके कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, धर्मों और विचारों का प्रसार हुआ, विदेशी यात्रियों और व्यापारियों का आवागमन संभव हो गया, राजनीतिक और सैन्य संपर्क मजबूत हो गए थे, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आर्थिक और सामाजिक एकीकरण स्थापित हो गया था। ये हमारे इतिहास निर्माण में संचार मार्गों का समग्र योगदान था, जो कि हमने इसमें देखा। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों की भौगोलिक स्थिति का विवेचन कीजिए।
तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि देखना क्या है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों बस्तियों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। इसके साथ क्या बताना है, ये केंद्र कहाँ स्थित थे तथा इनके ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के क्या विकास थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें हड़प्पा के बारे में। तो वर्तमान में आज हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर यह स्थित है। इस स्थल की खोज और उत्खनन का कार्य क्या हुआ था, 1920 में आरंभ किया गया था, जो कि आगामी वर्षों में दयाराम साहनी, MS वेंटस, मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा पुरातत्ववादियों ने किया था। हड़प्पा में खुदाई का कार्य इन्होंने शुरुआत की थी। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह सभ्यता का प्रमुख नगरीय केंद्र था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान, सिंध क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क था। यहाँ प्रशासन, व्यापार और शिल्प कला से जुड़े लोगों की संख्या निवास करती थी। अगर रणनीतिक दृष्टि से इसे देखें तो यह अत्यंत उपयुक्त स्थान पर स्थित था। फिर बात करते हैं इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति क्या थी, वो कहाँ पर विद्यमान था। आज के दिन ये वर्तमान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। 1922 में RD बनर्जी, सर जॉन मार्शल की देखरेख में ये शुरू किया गया था और बाद में मैंके और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की थी। इसकी विशेषताएं क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। सुव्यवस्थित नगरीय योजना है, जल निकासी व्यवस्था है और विशाल सार्वजनिक भवन इसकी विशेषताएं हैं। सिंधु नदी की बाढ़ों के बावजूद नगर को बार बार पुनर्निर्माण किया गया, इसे बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो फिर अगला देखेंगे इसमें कालीबंगन क्या है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है कालीबंगा। 1960 के दशक में BK थापर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया था। तो 1960 के दशक में इसमें उत्खनन का कार्य किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी कालीबंगन की, कृषि के प्रारंभिक प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। यह हड़प्पा संस्कृति का तथा स्थानीय परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। नगर नियोजन और अग्निकुंडों के विशेष महत्व रखते हैं, जो कि इनके अवशेष है वो यहाँ पर विशेष महत्व रखते हैं। फिर बात करते हैं लोथल की। तो लोथल आज कहाँ है, गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट यह स्थित है। समुद्री तट पास होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो लोथल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह विश्व के प्राचीनतम गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि डॉकयार्ड है वो यहाँ पर मिला है। समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पश्चिम एशिया के साथ साथ व्यापारिक संबंधों का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। फिर आता है इसमें सूत काजिन डोर। तो ये क्या होता है, इसकी भौगोलिक स्थिति है पाकिस्तान ईरान सीमा के निकट मकरान तट पर यह स्थित है, जिसे क्या है सूत काजिन डोर बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, पश्चिमी सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी थी। समुद्री और स्थल मार्गों से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करती थी। यहाँ दुर्ग और सुरक्षा दीवारों के अवशेष मिले हैं। तो ये हमारा क्या है, सूत कागिन डोर है। अगला है इसमें आमरी। आमरी क्या होता है और आमरी कहाँ स्थित है, सिंधी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन बस्ती है आमरी। इसकी विशेषता क्या है, मिट्टी और पत्थर के बने मकानों के प्रमाण मिलते हैं। अनाज भंडार के कोठार प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो ये आमरी के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं कोट दीजी। कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि नगर के चारों ओर विशाल सुरक्षात्मक दीवारें थीं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों कालों का प्रमाण मिलते हैं। यहाँ प्रारंभिक नगरीकरण का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। वर्तमान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्व पूर्ववर्ती केंद्र माना जाता है। कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य एशिया के साथ साथ व्यापारिक संबंधों के संकेत इसमें मिलते हैं। अगला है इसमें रहमान डेयरी। तो वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में यह स्थित है। तो रहमान डेयरी कहाँ है, आरंभिक में सिंधु उपनगर में अवशेष मिले हैं इसके, और इसकी मैंने बता दी कि ये आज के दिन कहाँ है। इसकी विशेषताएं यह है कि सुव्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण प्राप्त हुए। चारों ओर सुरक्षा दीवारें निर्मित थी। यहाँ से मूल्यवान पत्थरों के उनके मनके प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही मूल्यवान है उन पत्थरों के मनके प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें आता है तरकाई किला, बन्नू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी खासियत विशेषता क्या है कि कृषि आधारित जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गेहूं, जौ, मटर, दाल की खेती की जाती थी। पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मौजूद थे। तो यहाँ पर पत्थर के औजार बनाने की चीज़ें यहाँ पाई गई है। पंजाब और हकरा, जो कि घग्गर नदी के घाट के आसपास स्थित है, अनेक बस्तियाँ थीं। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पाकालीन
दोनों प्रकार की बस्तियां मिली हैं, अनेक गांव मिले हैं, औद्योगिक केंद्र यहाँ विकसित थे। हकरा नदी क्षेत्र में 40 से अधिक हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि हमने भली बात किया है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इसके मेन पॉइंट याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र क्या थे, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, वो मैंने एक एक की बता दी है। इसका विवेचन कीजिए, इनकी विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा की बता दी, मोहनजोदड़ो, फिर हमने बात की इसमें कालीबंगन, लोथल, सुध काजिंडोर, आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, रहमान डेरी, तरकाई किला, पंजाब और बहावलपुर के बारे में हमने क्या है, इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की। इसमें पूरी डिटेल में इनकी विशेषताओं की बात की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्य भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य भारत में विकसित ताम्रपाषाण संस्कृतियों का परिचय देना है। साथ ही इसके प्रमुख केंद्रों, आर्थिक जीवन, आवास व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो इन क्षेत्रों में दूसरी और प्रथम सहस्त्रवादी ईसा पूर्व के दौरान कई ताम्रपाषाण खेती हर संस्कृतियाँ विद्यमान थी। ये संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण थी, इनमें समानता थी। क्या क्या समानता थी, इनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है, प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति और उनके केंद्र के बारे में बात करते हैं कि वो क्या क्या थे। तो पहले थी कायथा संस्कृति के बारे में बात करते हैं, फिर इसमें आहार बना संस्कृति के बारे में बात करेंगे, फिर मालवा संस्कृति के बारे में बात करेंगे, फिर जोरवो संस्कृति के बारे में बात करेंगे, फिर इसमें बात करेंगे पूर्वी संस्कृति की संस्कृति, फिर इसमें मुद्राण जो कि मिट्टी के बर्तन हैं उनका जिक्र किया जाएगा, फिर इसमें आर्थिक जीवन को देखेंगे कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनके बर्तन कैसे थे, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, घर बस्तियाँ कैसे थे, फिर इनके क्या है अन्य विशेषताएं क्या थी, इनमें क्या क्या खासियत थी, पशुपालन कैसा था, घर बस्तियाँ कैसी थी, उपकरण और इनके शिलालेख कैसे थे, धर्म और विश्वास इनका कैसा था, फिर सामाजिक संगठन कैसे थे इनके, ये इसके बारे में बात करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, इसका परिचय। दाइमाबाद के उत्खनन से पता चलता है कि उत्तरकालीन हड़प्पा के लोग दक्षिण की ओर परवरा घाटी की ओर बढ़ गए थे। कायथा संस्कृति का नाम चंबल नदी के एक उपनदी काली सिंध के तट पर स्थित क्षेत्र के नाम पर रखा गया था। बनास संस्कृति का नाम भी बनास नदी के नाम पर रखा गया था। इसका विशिष्ट क्षेत्र आहार, बनास और बरोच घाटियों में इस संस्कृति के 50 से अधिक स्थल पर प्रकाश में आ चुके हैं। मालवा संस्कृति महेश्वर और नवादा टोली की खुदाई के दौरान प्रकाश में आई थी। महाराष्ट्र में प्रकाश, दाइमाबाद, इनाम गांव सबसे बड़ी बस्तियां थी। जोरवे की विशिष्ट बस्ती महाराष्ट्र का जोरवे, उत्तरी बिहार में चिरांद से ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग मिट्टी से थापे गए बांस के घरों में रहते थे। चावल और मछली उनका प्रिय भोजन था। तो ये हमने क्या बात की, दाइमाबाद के उत्खनन की बात की। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या देखना है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों का हमें वर्णन करना है। तो इसको वर्णन करने के लिए सबसे हमें पहले क्या देखना होगा, प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति और उसके केंद्रों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है इसमें बर्तन, जो कि इसकी पहचान के लक्षण हैं। क्या हैं, कायथा के मुद्र भांडों के 3 लक्षण हैं। सबसे पहले गहरे भूरे डिजाइन के चित्रित लाल धारी वाले क्या थे, इसमें मृदा भांड थे। ये क्या होते हैं, बर्तन को बोलते हैं कि बर्तन क्या होते हैं। तो मित्र बर्तन कैसे थे, यहाँ पर गहरे भूरे डिजाइन के चित्रित लाल धारी वाले बर्तन थे। लाल रंग से चित्रित हल्के भूरे बर्तन थे। बिना धारी वाले खरोचे के बर्तन थे। तो आहार के बर्तनों के 7 प्रकार बताए गए हैं। मालवा के बर्तन भंडार खुरीदे हैं। जोरवे बर्धान लाल पर काले चित्रित हैं। तो ये बर्तनों के बारे में बात की गई है। इनकी पहचान के लक्षणों के बारे में बात की गई है कि इनकी पहचान कैसी थी, जो कि हमने एक एक करके इनको देखा। फिर इसकी बात करते हैं, इनका आर्थिक विशेषताएं कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के स्थल कपास उगाने वाली मिट्टी की विशेषता वाले थे, क्योंकि अगर बर्तन बन रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, काली मिट्टी होगी, जो कि मिट्टी की विशेषता को बताते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालक पर निर्भर थी। तो कृषि प्रधान तो देश था ही, पहले सभी कृषि पर निर्भर थे। गेहूँ, जौ, मसूर, ज्वार, मटर, काला चना, मूंग प्रमुख फसलें थी। जामुन, बेर, खजूर के फलों का उपयोग किया जाता था। जो मुख्य अनाज था। कृत्रिम सिंचाई होती थी। इनाम गांव से कपास उगाने का संकेत मिलता था। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर, घोड़े पाले जाते थे। नीलगाय, बारहसिंगा, चील, चितल, सांबर से लोग
परिचित थे, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर इसके बारे में बात करते हैं घर और बस्तियाँ उस टाइम कैसी थी। तो उनकी आवास व्यवस्था में घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों से बने हुए थे। आयताकार और गोलाकार दोनों प्रकार के मकान थे। अधिकांश घरों में आंगन और रसोई घर होते थे। इनकी विशेषता क्या है, घरों और बस्तियों की बात करें तो रसोई में 1 या 2 मुंह वाले चूल्हे पाए गए। घरों को प्राय पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया गया। कई बस्तियों के चारों ओर सुरक्षा हेतु दीवार भी बनाई गई थी। फिर इसमें अन्य विशेषताएं क्या हैं जो कि हम देख सकते हैं। ये सभी संस्कृतियां पत्थर के ब्लेडों, पत्थरों के उद्योग द्वारा पहचानी जाती थी। औजारों में बात करें तो चक्कू, दंतूर फलक, समांतर किनारे और वाले फलक हो गए। नवचंद्राकार तिकोने औजार पाए गए। इन फलकों और औजारों के कुछ की धार चमक है। पॉलिश की गई कुल्हाड़ियाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नवपाषाण, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों से संबंध है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं जो कि क्या क्या पाए गए थे पुराने टाइम में वो बता रहे हैं। गहनों में सबसे अधिक क्या था, इंद्रगोप, अकीक, सीप के मन के पाए जाते थे। तो ये क्या है, गहनों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। दायमाबाद से प्राप्त ताम्र से पता चलता है कि इसमें टीन या किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं की गई थी। तो ये इसकी अन्य विशेषता हैं। फिर इसमें बात करते हैं धर्म और विश्वास की। तो इनका धार्मिक जीवन और विश्वास कैसा था। ताम्रपाषाण समाज में देवी पूजा का विशेष महत्व था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। उर्वरता से संबंधित देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पुरुष देवताओं की मूर्ति अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुई है। तो इसमें मृतक संस्कार के बारे में बात की गई है कि मृतक संस्कार के मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। शवों को सामान्यतः क्या है उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। बच्चों को कलशों में दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। मृतक के साथ उपयोगी वस्तुएं भी रखी जाती थी। अब बात करते हैं इसके सामाजिक संगठन की। ताम्रपाषाण समाज संगठित और क्रमबद्ध था। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के गांव मौजूद थे। कुछ बस्तियां क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करती थी। कृषि, शिल्प और व्यापार पर आधारित श्रम विभाजन दिखाई देता था। प्रशासनिक व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप के संकेत मिलते थे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक लोगों के धर्म की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रारंभिक वैदिक काल जो कि ऋग्वैदिक काल के लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन। आपको बताना है कि किन देवताओं की पूजा करते थे, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, यज्ञ और कर्मकांडों की भूमिका क्या थी, तथा आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। तो ये इस क्वेश्चन में हमें देखना है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं इसके परिचय के बारे में। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जीवन अत्यंत सरल था। वे प्रकृति की उपासना करते थे। उन्हें प्राकृतिक दृश्य से अत्यंत प्रेम था। आर्यों के देवताओं का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। तो इसमें प्रारंभिक वैदिक काल में धर्म की प्रकृति का वर्णन करना है, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है आर्य के देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें हमें केवल क्या करना है, वैदिक लोगों के धर्म की प्रकृति का वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर ऐसे नहीं देना है, आपको कैसे देना है, सबसे पहले इसकी हेडिंग बनानी है नंबर 1 पर। तो इसमें प्रकृति पूजा की प्रधानता थी। आप इसमें हेडिंग डालोगे प्रकृति पूजा की प्रधानता। तो इसका लिखोगे क्या, इसमें प्रारंभिक वैदिक धर्म का आधार प्रकृति पूजा था। आर्य लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता मानकर उनकी आराधना करते थे। इनके प्रमुख देवता क्या थे, सूर्य, आकाश, विष्णु, सावित्री, अश्विनी और मित्र इनके क्या थे। ये सूर्य मित्र हो गया, विष्णु हो गया, पूषण हो गया, सविता, अश्विनी कुमार, ये इनके आकाशीय देवता थे। इनके प्रमुख देवताओं के बारे में बात करें प्रकृति पूजा की प्रधानता में, तो आकाशीय देवता, फिर वायुमंडलीय देवता आएंगे जो कि क्या है इंद्र, वरुण, वायु, मरुत, रुद्र, पर्जन्य आते हैं। फिर इसी प्रकार थर्ड क्या आते हैं हमारे पृथ्वी एवं अन्य देवता क्या थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति और चंद्रमा। इसमें क्या है, इसके तृतीय देवताएं आते थे। तो ये प्रथम श्रेणी के देवता थे, द्वितीय श्रेणी के देवता थे और तृतीय श्रेणी के देवताएं आते थे, जो कि किसके अंदर आते थे, प्राकृतिक पूजा की प्रधानता के अंदर आते थे। फिर इसमें क्या है, इंद्र और वरुण के विशेष महत्व थे। तो इसमें सेकंड हेडिंग क्या डालोगे, दूसरी आप इंद्र और वरुण का विशेष महत्व। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसित देवता है कौन, इंद्र और वरुण। उन्हें वर्षा, युद्ध और वीरता का देवता माना गया है। वे दैत्यों एवं शत्रुओं का संहार करने वाले देवता माने जाते थे। कृषि और युद्ध में सफलता के लिए उनकी पूजा की जाती थी। तो ये इंद्र के बारे में खासियत बताई है। अब बताते हैं वरुण के बारे में। तो नैतिक व्यवस्था और रीत जिसे कि सार्वभौमिक नियम के संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें सत्य और न्याय का देवता माना गया है। ऋग्वेद में उनके लिए अनेक स्तुतियाँ मिलती हैं। तो ये वरुण की विशेष महत्व थे। अब इसमें थर्ड पर बात करते हैं
कि अग्नि और सोम की उपासना क्यों की जाती है। तो अग्नि के बारे में बात करें तो यज्ञ के प्रमुख देवता थे। देवताओं और मनुष्यों के बीच में संदेश वाहक माने जाते थे। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में अग्नि का विशेष महत्व था। तो ये क्या है, अग्नि की उपासना। फिर इसमें बात करते हैं सोम। तो सोम रस को पवित्र पेय माना जाता था। यज्ञ और धार्मिक उत्सवों का इसमें प्रयोग किया जाता था। देवताओं को भी सोम अर्पित किया जाता था। तो सोम क्या है, सोम रस को पवित्र पेय माना गया है। अग्नि और सोम की उपासना की जाती थी। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आएगा, यज्ञ प्रधान धर्म था। प्रारंभिक वैदिक धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व था। यज्ञ की विशेषता क्या थी, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। घी, अनाज, सोमरस की आहुति दी जाती थी। यज्ञ का उद्देश्य वर्षा, संतान, धन और विजय प्राप्ति करना था। उस समय यज्ञ क्या था, अपेक्षाकृत सरल थे और उनमें जटिल कर्मकांडों का अभाव था। तो ये हमारा फोर्थ क्या होगा, यज्ञ प्रधान हमारा धर्म था। फिर इसमें हमें क्या देखने को मिला, मूर्ति पूजा और मंदिरों का अभाव। जो प्रारंभिक वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। उपासना मुख्यतः कैसी थी, स्तुति, प्रार्थना और यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। इससे स्पष्ट था कि ऋग्वेद अत्यंत सरल था और प्राकृतिक था। फिर इसमें आता है इसका अगला पॉइंट, पुरोहित वर्ग का अभाव या पुरोहित वर्ग की सीमित भूमिका। इस काल में संगठित पुरोहित वर्ग का विकास नहीं हुआ था। परिवार का मुख्य समय यज्ञ संपन्न करता था। धार्मिक अनुष्ठानों में पूरे परिवार की भागीदारी होती थी। धर्म पर किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं था। अगला है इसमें, आत्मा, पुनर्जन्म और परलोक की अवधारणा कैसी थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में लोगों के धार्मिक विचार केवल प्रकृति पूजा तक सीमित नहीं थे। उनका विश्वास था कि आत्मा की अमरता में विश्वास था। मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना की जाती थी। पुनर्जन्म की अवधारणा के प्रारंभिक संकेत मिलते थे। यम को मृतकों का अधिपति माना जाता था। स्वर्ग की धारणा इसमें विद्यमान थी। ये हमारे प्रमुख विश्वास थे। फिर इसमें बात करते हैं मृतक क्रिया की रीति या मृतक संस्कार। तो अंतिम संस्कार में क्या किया जाता था, मृतकों का मुख्य दाह संस्कार किया जाता था। अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता था। मृतक के सामाजिक दर्जे के अनुसार उनके साथ कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो ये मृतक के संस्कार थे। फिर इसमें क्या है, कुछ धार्मिक विचारों का विकास भी हुआ था। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में बहुदेववाद प्रमुख था, लेकिन कुछ समय के बाद धार्मिक चिंतन में परिवर्तन आया। प्रमुख परिवर्तन क्या थे, सभी देवताओं को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। एकेश्वरवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। आध्यात्मिक चिंतन को महत्व मिलने लगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में प्रारंभिक युग में आर्यों में बहुदेववाद प्रचलित था, किंतु कालांतर में आर्यों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया। प्रकृति और देवताओं के विषय में आर्यों के मत का परिवर्तन देखा गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में धर्म की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म की स्थिति को हमें जानेंगे। इस क्वेश्चन में जानने के लिए हमें क्या होगा, उत्तर वैदिक काल कौन सा है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को क्या है, उत्तर वैदिक काल माना गया है। किसको, 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है हमारा, उसको क्या माना गया है, उत्तर वैदिक काल। के धार्मिक जीवन का हमें वर्णन करना है। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, काल में धर्म के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए, यज्ञ और पुरोहितों की भूमिका कैसे बढ़ी, प्रमुख देवताओं की स्थिति में क्या बदलाव आया और लोक धार्मिक परंपराओं का क्या महत्व है। तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ दो विभिन्न परंपराओं की ओर संकेत करते हैं। पहला है वैदिक, जिसका वर्णन साम और यजुर्वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में है। दूसरा है गैर वैदिक या लोक परंपरा, जिसको विस्तृत रूप से अथर्ववेद में संकलित किया गया है। तो धार्मिक परंपराओं का स्वरूप देखेंगे, जिसमें है पहला हम कौन सा देखेंगे, जो कि इसमें पढ़ाया है वैदिक परंपरा। दूसरा इसमें कौन सा देखेंगे, लोक परंपरा। तो वैदिक परंपरा के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि हमारी वैदिक परंपरा कैसी होगी, फिर जानेंगे लोक परंपरा कैसी होगी, फिर जानेंगे इसमें यज्ञ का बढ़ता महत्व क्या है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी जस्ट देखा था पिछले क्वेश्चन में। फिर पुरोहितवाद का विकास कैसे हुआ वो देखेंगे, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन कैसे आए वो भी देखेंगे। फिर अथर्ववेद और लोक धर्म में क्या है, अंधविश्वास और जादुई मान्यताएं के बारे में, धर्म और सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसी होगी। इसकी आती है, सबसे पहले देखते हैं इसमें वैदिक परंपरा। इसका वर्णन क्या है, यजुर्वेद, सामवेद और ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। यज्ञ और कर्मकांडों को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म का केंद्र बिंदु
देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। फिर इसमें बात करेंगे इसमें लोक परंपरा का। तो इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद है। इसमें जन सामान्य के विश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा लोकचार सम्मिलित थे। रोग निवारण, समृद्धि, शिक्षा से जुड़े धार्मिक विश्वासों का वर्णन मिलता है। फिर इसमें आगे जाके देखते हैं तो यज्ञों को बहुत ज़्यादा बढ़ता महत्व देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में क्या है, यज्ञ धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। प्रमुख यज्ञ हमें कौन कौन से देखने को मिले? राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध इसमें देखने को मिला। फिर इसके क्या क्या महत्व थे वो देखेंगे। यज्ञ किस लिए करवाए जाते थे? राजाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते थे। कृषि की उन्नति, वर्षा, समृद्धि और विजय की कामना के लिए किए जाते थे। इन यज्ञों का विशाल धन और संसाधनों का उपयोग होता था। इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे कर्मकांड प्रधान बनता गया। पहले क्या था, यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे। बाद में देखते हैं इसमें पुरोहितवाद के बारे में कि पुरोहितवाद का विकास कैसे हुआ। उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पुरोहित वर्ग का उदय होना। इसके कारण क्या थे, यज्ञ की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी। मंत्रों और विधियों के सही ज्ञान की आवश्यकता थी। इसका परिणाम क्या हुआ, पुरोहितों का एक विशिष्ट वर्ग विकसित हुआ। धार्मिक कार्यों में उनकी भूमिका अत्यंत बढ़ गई थी। समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ गया था। धर्म पर धीरे धीरे पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित होने लग गया था। फिर इसमें बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन कैसे आया। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की प्रकृति और महत्व भी परिवर्तन आया। इनका महत्व कम होने वाला, जैसे कि इंद्र और अग्नि का महत्व कम होने लगे। ऋग्वैदिक काल की तुलना में इनका महत्व घट गया था। जो महत्व बढ़ने वाले देवता कौन से थे? प्रजापति, जो सृष्टि के रचयिता के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उन्हें सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। फिर दूसरे क्या थे? रुद्र थे, एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में उभरे, जो आगे चलकर शिव के रूप में विकसित हुए। फिर विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बाद में वैष्णव धर्म के प्रमुख देवता बन गए। फिर आगे जाकर क्या हुआ हमें जानना है, अथर्ववेद और लोक धर्म के बारे में, या फिर हम लोक परंपरा के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद जो इसी में क्या है, लोक परंपरा में अथर्ववेद और लोक धर्म। अथर्ववेद तत्कालीन लोक जीवन और धार्मिक विश्वासों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके प्रमुख विषय क्या थे हमारे? रोगों से मुक्ति का मंत्र या प्रतिकार, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, घर संतान की संपत्ति के लिए मंत्र, पालतू पशु, खेत, सौहार्द्र के लिए मंत्र, प्रेम, विवाह या बातचीत तक सीमित, विरोध या ईर्षा से आदि संबंधित मंत्र आ गए। तो इसका महत्व क्या हुआ, इससे पता चलता है कि धर्म केवल यज्ञ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट में इसके अंधविश्वासों के बारे में। तो अंधविश्वास और जादुई मान्यताओं में उत्तर वैदिक काल में लोक विश्वासों का प्रभाव बढ़ गया था। इसकी प्रमुख विशेषता यह था कि भूत प्रेत और दुष्ट शक्तियों में विश्वास था। मंत्र और जादुई क्रियाओं का प्रचलन हो गया था। रोग और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए धार्मिक उपाय किए गए। इन मान्यताओं का उल्लेख विशेष रूप से अथर्ववेद में मिलता है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुछ उत्तरदायी सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के पीछे कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी हैं। विशेष रूप से व्यापार, शहरीकरण, साम्राज्यवाद, व्यापारी वर्ग और बौद्ध संघ की भूमिका का हमें विश्लेषण करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर को देखने से पहले इसका परिचय भी देख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें शहरीकरण और व्यापार की प्रक्रिया क्या थी उसको देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में शहरीकरण और व्यापार की प्रक्रिया तेज होने लग गई थी। तो इसमें मुख्य विशेषता क्या थी कि नए नगरों का विकास हो गया था, लंबी दूरी में व्यापार का विस्तार हुआ, जो धातु मुद्राएं थी उनका प्रचलन बढ़ गया था, कारीगर और व्यापारियों का महत्व बढ़ गया था। तो ये शहरीकरण और व्यापार प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा कि बौद्ध धर्म ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को सकारात्मक दृष्टि से देखा। व्यापारिक और नगर वासियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे बौद्ध धर्म का प्रसार नागर और व्यापारिक केंद्रों तक तेज हो गया था। तो ये शहरीकरण और व्यापक विकास की प्रक्रिया थी। अब इसमें जानेंगे व्यापार मार्गों का विस्तार कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में व्यापक मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें दक्षिणापथ का महत्व देखा जा सकता है। दक्षिणापथ के महत्व की बात करें तो उत्तर भारत को दक्कन और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था। इसके माध्यम से वस्तुओं, लोगों और विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसका परिणाम हुआ कि भिक्षु दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके। व्यापक नगरों में बौद्ध विहार और मठ स्थापित हुए। बौद्ध धर्म का प्रभाव मध्य और दक्षिण भारत में फैल गया था। अब बात करते हैं इसमें दक्षिणी पंथ के बारे में, जो कि हमने इसके अंदर ही देख लिया है दक्षिणी पंथ।
फिर दक्षिणीपन देखने के बाद क्या है, शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हो गया था। बड़े साम्राज्यों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, जैसे कि मौर्य समाज है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। उनके शिलालेखों से दक्षिण भारत तक बौद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अन्य राजवंश कौन से थे? सातवाहक शासन, इच्छावाकु शासक, इन शासकों ने भी बौद्ध धर्म को आरक्षण दिया था। इसके प्रभाव के बड़े राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो गई थी, यात्रा और संचार सुगम हो गए थे, बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन मिला था। तो ये हमारा शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होना बोलते हैं इसे। फिर इसमें व्यापारी वर्ग का समर्थन की बात करते हैं कि व्यापारी वर्ग का समर्थन कैसे मिला। व्यापारी वर्ग बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक था, क्योंकि बौद्ध धर्म ने यात्रा और व्यापार को प्रोत्साहित किया। इससे शुद्ध अशुद्ध जैसी कठोर ब्राह्मणवादी मान्यताओं पर कम बल मिला। व्यापारी वर्ग को सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये व्यापारी वर्ग का समर्थन देखने को मिला। अब इसमें बात करें तो बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म का शहरी चित्रण करोगे तो कैसे होगा? बौद्ध धर्म में नगरों और शहरी जीवन का विस्तृत हमें वर्णन मिलता है। इसकी विशेषता क्या है कि बौद्ध धर्म के अनेक सदस्य समृद्ध नगरों से आते थे। व्यापार और शिल्प से जुड़े लोगों धर्म में विशेष स्थान था। नगरों में बौद्ध भिक्षुओं को व्यापक स्वीकृति मिलती थी। तो ये हमारा बौद्ध धर्म का शहरी चित्रण था, जो कि हमने इसको देखा। फिर अगला है कि बौद्ध मठों और संघों की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो इसके योगदान तो आपने देख लिया होगी क्या है कि बौद्ध मठों और संघ की भूमिका में मठों को साधारण अनुयायी के निकट संपर्क मिला दिया जाता था। व्यापारी समूह को पहचान दी जाती थी, उनके जुड़ाव का बोध उत्पन्न किया जाता था। इसके कारण क्या थे? इसके कारण स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में दो कारकों का मुख्य योगदान था। पहला है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की साम्राज्य निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, बढ़ते व्यापार तंत्र की पृष्ठभूमि तैयार करना। इन दोनों के माध्यम से दक्षिण भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में मार्ग खुले। निम्नलिखित कतिपय कारकों ने इस पंथ का इस काल के मध्य में और दक्षिण भारत में अपार लोकप्रियता प्राप्त कराई। तो इसमें बौद्ध संघ की सुसंगठित व्यवस्था, सक्रिय भिक्षुकों के प्रचार प्रयास, व्यापार और शहरी जीवन के पक्षधर। बौद्ध धर्म की प्रकृति कैसी थी? इसके परिणाम की बात करें तो व्यापारी मार्गों और बड़े शहरी केंद्रों के समीप असंख्य मठ बन गए थे। इसके प्रमुख क्या है? व्यापारी समुदाय से प्रातः भारी दान पर फलने फूलने लग गए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साम्राज्य संबंधी विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मौर्य साम्राज्य का मूल्यांकन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे साम्राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे, फिर विभिन्न इतिहासकारों और राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा दी गई साम्राज्य की परिभाषा के आधार पर मौर्य समाज का मूल्यांकन करेंगे। यदि आपको बताना है कि मौर्य राज्य किन अर्थों में एक साम्राज्य था और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप साम्राज्य को समझ लो। साम्राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता, विशाल भूभाग और विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों पर शासन करती है। साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य विविध क्षेत्रों को एक राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत संगठित करना है। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य को पहला विशाल एवं संगठित साम्राज्य माना जाता था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग को एकीकृत किया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट। तो साम्राज्य की अवधारणा कैसी है? पहले हेडिंग डाल लेना आप, साम्राज्य की अवधारणा। तो साम्राज्य की विशेषताएं हैं कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, शक्तिशाली केंद्रीय शासन होता है, विविध संस्कृतियों और समुदाय का समावेश होता है, प्रशासनिक और सैन्य संगठन की सुदृढ़ व्यवस्था होती है, राजनीतिक एकता की स्थापना होती है। ये होती है हमारी साम्राज्य की अवधारणा। दूसरा हेडिंग क्या है हमारा? मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य है। तो इसके बारे में विशेषता क्या है कि सम्राट सर्वोच्च शासक था, प्रशासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, राजस्व, न्याय, सुरक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, साम्राज्य के विभिन्न भागों पर केंद्र का नियंत्रण था। तो ये हमारा मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य था। फिर इसमें थर्ड में बात करते हैं, इसकी क्या होगा? क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर मूल्यांकन कैसा होगा? मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान मगध को शक्तिशाली बनाना, उत्तर पश्चिमी में विदेश प्रभाव को समाप्त किया, अनेक राज्यों को अपने अधीन किया। ये क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हमारे मूल्यांकन है। फिर इसमें बात करेंगे हम चौथा, क्या होगा? विविधता पर नियंत्रण। तो विविधता पर नियंत्रण कैसे होगा? साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता की विभिन्न समुदाय पर शासन करना है, जिसमें अनेक भाषाएं हैं, विभिन्न जनजातियां हैं, समुदाय हैं। तो विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक
परंपरा इसमें विद्यमान थी। इसके बावजूद एक केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी गई जो साम्राज्य की अवधारणा की पुष्टि करती है। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है 5वां, चक्रवर्ती राज्य की अवधारणा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में सम्राट को चक्रवर्ती कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र हिमालय से समुद्र तक विस्तृत माना गया है। इसका उद्देश्य है कि संपूर्ण भूभाग पर एक सार्वभौम सत्ता की स्थापना करना। अगला इसमें पॉइंट है 6, सैन्य शक्ति और प्रशासन। साम्राज्य निर्माण में सैन्य शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौर्य समाज की विशेषता था कि विशाल स्थायी सेना थी, सुव्यवस्थित प्रशासन था, प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, जासूसी तंत्र का विकास था। फिर इसमें 7वां क्या आता है, इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या था, जिसमें आधुनिक दृष्टिकोण थे। स्थानीय प्रशासन की भूमिका, सभी क्षेत्रों पर समान स्तर का नियंत्रण संभव नहीं था। साम्राज्य का संचालन केंद्र और स्थानीय शक्तियों के सहयोग से होता था। तो ये है इतिहासकारों के दृष्टिकोण। अगला देखेंगे हम 8 हमारा क्या होगा, मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या था। भारत की राजनीतिक एकता को मजबूत किया, प्रशासनिक परंपराओं का विकास किया, व्यापार और संचार को प्रोत्साहित किया, शासन की प्रभावी प्रणाली को विकसित किया, भारतीय इतिहास में साम्राज्यवादी परंपरा की नींव रखी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन संस्कृति की सामाजिक एवं धार्मिक दशा को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सातवाहन काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन, आपको समाज की संरचना, वर्ण व्यवस्था, स्थितियों की स्थिति। तो आपको क्या देखना है, समाज की संरचना कैसी है, वर्ण व्यवस्था कैसी है, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, विदेशी जातियों के भारतीयकरण तथा धार्मिक जीवन में वैदिक और बौद्ध धर्म की स्थिति का हमें विश्लेषण करना है। तो ये इसका क्या है, इसमें क्या क्या बताना है वो हमने इसमें देखा। तो पहले देखते हैं सातवाहन संस्कृति की सामाजिक दशा कैसी है। तो इसकी सामाजिक दशा में बात करते हैं तो एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें हमें बात करना होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सातवाहन संस्कृति की सामाजिक दशा में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था। सातवाहन समाज मुख्यतः वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इसकी विशेषता थी कि समाज के 4 वर्ण ब्रह्म जो कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मणों का स्थान क्या सर्वोच्च था। सातवाहन शासक क्या थे, स्वयं ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे। समाज में वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, जिसमें क्या है गौतम पुत्र शांतिकरण का योगदान था। इन्होंने क्या किया कि नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया है। इसमें दूसरा क्या आता है, सातवाहन संस्कृति की सामाजिक दशा में जातियों और व्यवसाय का विकास। इस काल में अनेक जातियां और व्यवसायों के आधार पर विकसित हुई थी। इसकी विशेषता ये थी कि शिल्पकारी, व्यापारी और विभिन्न पेशों से जुड़ी जातियों का विकास हो गया था। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ सामाजिक संरचना हमारी क्या हो गई थी, अधिक जटिल हो गई थी। फिर इसका थर्ड क्या आता है हमारा पॉइंट, विदेशी जातियों का भारतीयकरण। सातवाहन काल की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता क्या थी, विशेषता विदेशी समुदाय का भारतीय समाज में समावेश, जैसे कि शक, यवन और यूनानी। तो ये थे। इसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ, सामाजिक समन्वय को बढ़ावा मिला। फिर इससे अगला हमारा चौथा क्या आएगा, विवाह व्यवस्था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया जाता है और फिर भी व्यवहार में अंतर्जातीय विवाह होते थे, जैसे कि सातकर्णी प्रथा में नागिनी का से विवाह किया था। अगला है पुलमावी ने शक शासन रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। यह सामाजिक लचीलेपन का प्रमाण है जो कि हम देखते हैं। अगला है इसमें फिफ्थ, स्त्रियों की स्थिति कैसी है। स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त था, वे धार्मिक सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। फिर अगला हम क्या बात करेंगे, सातवाहन, ये हमारे एक हेडिंग के अंदर हो गए जो कि हमने क्या देखा था, सातवाहन संस्कृति की सामाजिक दशा के बारे में। अब देखेंगे हम इसकी सातवाहन की संस्कृति की धार्मिक दशा के बारे में। तो धार्मिक दशा में हम सबसे पहले देखेंगे वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। तो सातवाहन शासक मुख्यतः वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि वैदिक यज्ञों का पुनः संचालन करना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी, वैदिक परंपराओं को राज के संरक्षण प्राप्त था। फिर इसमें दूसरा क्या आता है, हिंदू देवताओं की पूजा। इस काल में अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी, शिव, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र, स्कंद, अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी। अगला फिर थर्ड इसमें आता है बौद्ध धर्म का विकास। यद्यपि सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इसकी विशेषता ये थी कि बौद्ध विहारों
चैत्य ग्रहों का निर्माण कराया गया। व्यापारिक समुदाय ने बौद्ध संस्थाओं को उदार दान दिए। बौद्ध धर्म दक्षिण ग्रंथ में भारत में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। तो बौद्ध धर्म क्या है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। इसके प्रमुख बौद्ध केंद्र है अमरावती, नागार्जुनकोंडा, कार्ले, नासिक, कन्हेरी, श्रीशैल। तो ये इसके क्या है प्रमुख बौद्ध केंद्र है जो कि हमें देखने को मिले। थर्ड, इसका फोर्थ क्या होगा, बौद्ध स्थापत्य का विकास कैसा हुआ। सातवां काल बौद्ध स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसका निर्माण शुरू कब हुआ, स्तूप, चैत्य विहार और गुफा मंदिर इसके निर्माण कार्य थे। इन स्मारकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर बात करें इसमें पांचवीं की, धार्मिक सहिष्णुता की, तो सातवाहन शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धार्मिक सहिष्णुता। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण मिलेगा। विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति सम्मान का भाव था। समाज के धार्मिक संघर्ष में परिणाम बहुत कम मिले हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें हम मोहनजोदड़ो का एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर ही। तो इसमें क्या है, सभी चारों के चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और विकसित नगर था। यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक प्रतिनिधित्व था। सिंधी भाषी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यह नगर है वो अपनी उत्कृष्ट नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसकी भौगोलिक स्थिति और खोज के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। इसमें नगर योजना थी। इसकी और क्या विशेषता थी कि सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था। मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे। घरों में स्नान घर और जल निकासी की व्यवस्था थी। संपूर्ण नगर वैज्ञानिक ढंग से नियोजित था। अगला है इसमें महान स्नानागार के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध अवशेष कौन सा है, महान स्नानागार। इसकी विशेषता क्या है, लगभग 40 फीट लंबा है, 25 फीट चौड़ा है, लगभग 7 फीट गहरा जलकुंड है। तो इसे क्या है, उस टाइम का क्या है, स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं कि ये एक स्विमिंग पूल था उस टाइम का, जिसमें क्या है उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलरोधक बनाने के लिए ईंटों के साथ चूने, गारे और डामर का प्रयोग किया गया था। पानी की निकासी हेतु विशेष नालियों की व्यवस्था की गई थी। तो ये क्या है, महान स्नानागार, जिसे क्या है ग्रेट बाथ बोलते हैं, उसकी रचना की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक और अथवा सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा, जो कि जैसे इसमें बताया गया है। अगला है इसमें जल निकासी व्यवस्था थी। तो अन्य महत्वपूर्ण अवशेष क्या थे, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति थी, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति थी, मोहरें और मुद्राएं थी, आभूषण और मुद्राएं थी वो थी, तांबे और कांसे के उपकरण थे। तो ये हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो के बारे में था, जिसमें ऐतिहासिक महत्व भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित नगरीय जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। नगर नियोजन और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन भारत की तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण है। जल प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था की उच्च स्तर की समझ इसको प्रदर्शित करता है। तो ये इस क्वेश्चन का मोहनजोदड़ो का हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब देखते हैं प्रारंभिक खाद्य समाजों की सामाजिक संरचना कैसी रही होगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो खाद्य उत्पादक समाजों की सामाजिक संरचना का वर्णन कैसे करना है। तो प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाजों का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग वो थी नवपाषाणी युग समाज की, जनजातीय समाज से। जनजाति का अर्थ है कि सामाजिक संगठन का एक विशेष प्रकार और समाज। इसकी विशेषताएं थी कि वृद्धों और टोलियों की अपेक्षा जनजातीय समाज में सदस्यों की संख्या अधिक, जो 100 से अधिक है होती है। वे कुटुंबीय संबंधों, वंशों, साझा पूर्वजों और संसाधनों पर संयुक्त स्वामित्व तथा उन पर समान पहुंच द्वारा एक दूसरे पर बंधे होते थे। एक जनजाति में अनेक गोत्र होते थे। वे मात्र विभिन्न कुल समूहों से बने होते थे। इसकी सबसे छोटी इकाई विस्तारित परिवार और मूल परिवार नहीं है। यह श्रम की एकजुटता में सहायक है, जो नवपाषाण कालीन समाजों की विशिष्ट गतिविधियों के लिए जोखिम और आकांक्षा की समाप्त करने हेतु आवश्यक था। अगर सामाजिक दृष्टि से समाज में जनजातीय स्तर पर कोई विशेषताएं हैं, निम्न प्रकार की कौन कौन सी हैं। इसमें कुटुंब के संबंधों को दिया जाने वाला महत्व है। यह समतावादी होती हैं। उनका सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता। कुटुंब की और सगोत्रीय महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। वे समाज में अधिकांश पक्षों को नियंत्रित करते थे। एकीकरण के माध्यम से भूमिका निभाते थे। निकट संबंधियों के मध्य होने वाले विनिमय तनाव और भोजन की कमी जैसी स्थितियों में सुरक्षा तंत्र का काम करते हैं।
तो इनके पास क्या अनाज वगैरह के भंडारण है, जिससे क्या है वो किसी को भूखा नहीं जाने देते, अनाज का प्रबंधन करके रखते हैं। कुछ समूहों के बीच में होने वाले विवाहों को जो गठबंधन बनते हैं वे जुड़ाव उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये धार्मिक विश्वासों की स्थिति निम्न प्रकार की रही होगी। धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे वो भी बताया गया है। फिर जनजाति के भीतर कुछ व्यक्तियों के अद्वितीय कौशल थे, वो कौन से थे? तो धार्मिक विश्वासों की स्थिति पूर्वजों की पूजा समाज के जनजातीय स्तर पर महत्वपूर्ण होगी। तो उस टाइम क्या कोई देवी देवता नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को पूजा जाता था। विश्वास में आसन जो कि परिवार के स्तर पर और अधिक सुदूर जो है गोत्र के स्तर पर पूर्वजों की पूजा सम्मिलित होती है। पूर्वजों को समाज के सदस्यों के कल्याण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए यज्ञ और कर्मकांडों के विनिमय माध्यम से परिवार और गोत्र के स्तरों को पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब जनजाति के भीतर कुछ व्यक्तियों के अद्वितीय कौशल कौन कौन से हैं? अतिलौकिक शक्तियों से तंद्रा की अवस्था में वार्तालाप करता है, उपचार करना है, भविष्य को बताना है। ये कौशल वंशानुगत भी हो सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका गैर यूनानी संपर्क का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राय कहा जाता है कि भारत पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव जमाने का जो कार्य सिकंदर नहीं कर सका था वह भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित होने से पूर्ण हो गया। इस पक्ष पर और साथ ही तथाकथित गांधार शैली पर ग्रीक प्रभाव के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न इसमें मत हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि है कि वुडकॉक जैसे इतिहासकारों का कथन है कि ग्रीक विजेताओं ने कई क्षेत्रों में भारत पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके अनुसार मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व अन्य सभी आक्रांताओं की भांति यद्यपि कालक्रम से भी यवन भी भारतीय जनसंख्या में समाविष्ट हो गए हैं, किंतु ईस्वी सन में प्रारंभिक काल में भारत पर उनका प्रभुत्व पर्याप्त प्रभुत्व था। तो इसमें अगर इसके आंसर को देखें तो इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारतीय सभ्यता को नई दिशाएं दी हैं। जो चौथी शताब्दी है उसमें सिकंदर क्या हुआ था, भारत में आया और बाद में इंडो ग्रीक जिसे कि यवन बोलते हैं राज्यों की स्थापना के कारण भारत में यूनान के बीच में घनिष्ठ संपर्क हो गया था। जो यूनानी राजनीतिक प्रभुत्व अधिक क्या था, समय तक सीमित नहीं रहा, फिर भी क्या है भारतीय संस्कृति, कला, विज्ञान और मुद्रा व्यवस्था पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते थे। तो इसमें सबसे प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव क्या था, इसमें विज्ञान और ज्योतिषी पर प्रभाव पड़ा था। जो भारत ने यूनानियों से खगोलीय गणनाओं की अनेक विधियां सीखी थी। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजित करने की परंपरा को लोकप्रिय बनाने में यूनानी प्रभाव माना जाता है। ग्रहों के आधार पर दिनों के नामकरण की परंपरा थी। फलित ज्योतिषी के विकास में यूनानी ज्ञान का योगदान रहा था। तो विद्वानों के विचार क्या थे? वराहमिहिर ने यवनों को ज्योतिष का विद्वान माना। गार्गी साहित्यों में भी ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों की प्रशंसा की गई है। फिर इसमें सिक्के प्रणाली का अभाव था। क्या क्या प्रभाव था? सिक्के प्रणाली का प्रभाव। भारतीय मुद्रा पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यूनानियों से पूर्व क्या थे, भारत में क्या है आहत मुद्राओं जो कि पंचमार्ग कॉइन्स होते हैं उनका प्रयोग था। फिर इन शासकों के चित्र नहीं होते थे। यूनानी प्रभाव से क्या हुआ, सिक्कों पर शासकों की आकृतियां अंकित होने लग गई थी। दूसरी ओर देवताओं अथवा प्रतीकों का चित्रण किया गया। सिक्कों पर लेख अंकित करने की परंपरा विकसित हो गई थी। इसके परिणाम क्या हुआ, बाद में भारतीय शासकों ने इस शैली को अपना लिया था। अगला थर्ड प्रभाव क्या है हमारे पर, कला और मूर्तिकला का प्रभाव। यूनानी प्रभाव भारतीय कला में विशेष रूप से दिखाई देता है, जैसे कि गंधार कला शैली और भारतीय कला का अद्भुत समन्वय थी। इसकी विशेषता है कि मूर्तियों में यथार्थवाद का प्रयोग था जो कि रियलिज्म है। वस्त्रों की सिलवटों का सुंदर चित्रण, मानव शरीर की प्राकृतिक संरचना का प्रदर्शन, चेहरे की भाव भंगिमाओं पर विशेष ध्यान था। बाद में इसमें चौथे प्रभाव में बात करते हैं, बुद्ध प्रतिमाओं का विकास हो गया था। यूनानी प्रभाव के कारण पहली बार बुद्ध की मानव रूप में प्रतिमाएं बन गई थी। विशेषता क्या थी, घुंघराले बाल थे, आकर्षक मुख आकृति थी, व्यवस्थित वस्त्र थे, यथार्थवादी शैली थी। फिर छठे प्रभाव की बात करें तो पांचवें प्रभाव की, जो कि सैन्य और तकनीक प्रभाव था। यूनानी सैनिकों और अभियंताओं का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। उनके योगदान क्या थे, युद्ध रणनीतियों का विकास करना, किलेबंदी और सैन्य संगठन में सुधार, युद्ध मशीनों और तकनीकी उपकरणों का ज्ञान था। फिर इसमें सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इतिहास लेखन का ज्ञान देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जो सिक्के बनाने की कला वगैरह इसमें बताया गया है। फिर अगला इसमें आंसर है हमारा वीर पूजा परंपरा।
तो इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या है कि तमिल समाज में प्रचलित वीर पूजा परंपरा का वर्णन करना है। आपको वीरता की अवधारणा, वीरता के सम्मान, वीर शालाओं की स्थापना तथा समाज में इस परंपरा को महत्व को स्पष्ट करता है। तो वीर पूजा होती क्या है वो जानना जरूरी है। जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल जो कि विशेष संगम युग में तमिल समाज में वीरता और शौर्य का अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। युद्ध में साहसपूर्वक प्राण त्यागने वाले योद्धाओं को समाज द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि यही जो परंपरा है कि उनकी स्मृति में वीर शिलाएं स्थापित की जाती हैं और शानदार उनके कालांतर में उनकी पूजा हो जाती है, की जाने लगती है। यही परंपरा वीर पूजा परंपरा कहलाती है, जिसे क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, वीर पूजा परंपरा। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? वीर पूजा परंपरा की विशेषता, युद्ध में बहादुरी को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। रणभूमि में वीर गति प्राप्त करना गौरव की बात मानी जाती थी। सीने पर घाव लेकर मरना वीरता का प्रतीक था। पीठ पर घाव लगना कायरता और अपमान माना जाता था। फिर वीर माताओं की भूमिका क्या रही इसके लिए? तो वीर माताओं में संगम साहित्य में वीर माताओं का भी उल्लेख मिलता है। इसमें विशेषताओं की बात करो तो माताएं अपने पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित करती थी। वीरगति में युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले पुत्रों पर गर्व किया जाता था। वीरता को परिवार और समाज दोनों का सम्मान प्राप्त था। फिर इसमें आता है सरदारों की स्थिति और युद्ध की भूमिका। प्रारंभिक तमिल समाज में अनेक सरदार थे जो परस्पर संघर्ष करते थे। संघर्ष के कारण क्या थे? पशुधन की प्राप्ति, संसाधनों पर नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हुई थी। फिर इसमें वीर पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया था। वीर पूजा परंपरा या वीर पूजा की उत्पत्ति, युद्ध में मारे गए योद्धाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। जैसे कि इसकी प्रक्रिया में क्या होगा, वीरों की स्मृति में स्मारक स्थापित किए जाते थे, उन्हें देवकुल सम्मान दिया जाता था, उनकी वीरता का वर्णन कवियों और चरणों द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये हमारा इसका वीर पूजा परंपरा की क्या थे, कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं इसमें इसके लक्षणों के बारे में। बात की इसके लक्षण कैसे थे कैसे नहीं थे। वीर पूजा की उत्पत्ति के साथ क्या हुआ, कवियों और चारणों का भी योगदान था। वीर पूजा परंपरा को लोकप्रिय बनाने में कवियों और चारणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वीर शिलाओं की परंपरा थी, जैसे कि नाडुकल और इनके महत्व थे। वीरों का सम्मान का प्रतीक था। नाडुकल समाज को वीरता का संदेश देने का माध्यम था। धार्मिक और सांस्कृतिक श्रद्धा का इसमें केंद्र था। फिर इसमें दूसरी बात करें तो वीर शिलाओं की संरचना भी हमें देखने को मिलती है कि वीर शिलाओं की संरचना, सामान्य वीर शिलाओं में 3 भाग में होते थे। पहला है इसमें निम्नतम फलक, और फिर आता है इसमें मध्यम फलक और उच्चतम फलक। तो निम्नतम फलक में क्या होता है, उस घटना युद्ध का चित्रण होता है जिसमें वीर की मृत्यु हुई हो। और मध्यम फलक में क्या होता है, वीर की स्वर्ग यात्रा का चित्रण, अप्सराएं उसे स्वर्ग ले जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर जो उच्चतम स्तर है उसमें क्या होता है, वीर को किसी देवता की पूजा करते हुए दिखाया जाता है, प्राय शिवलिंग या अन्य देवताओं का प्रतीक का चित्रण मिलता है हमें। फिर इसमें क्या है, संगम साहित्य के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं कि संगम साहित्य में अनेक कविताओं और नाडुकल का हमें इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो जिसे नाडुकल बोलते हैं। तो संगम साहित्य के उल्लेख हैं। मुख्य मार्गों पर वीर शिलाएं स्थापित की जाती हैं, उन्हें सजाते और पूजा करते हैं। वीरों की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसके कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो वीर पूजा परंपरा से हमें क्या जानकारी मिलती है। प्रारंभिक तमिल समाज में युद्ध और शौर्य का महत्व, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की समझ, स्मारक निर्माण की परंपरा का विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा गेस्ट पेपर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके हमने 10 के 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये वीडियो आपकी 1 घंटे के अप्रोक्स हो गई है, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो क्वेश्चन में आपके इसमें पक्का क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ हम आपके लिए इसकी 2 वीडियो और लेके आऊँगा, जिससे आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। अगर आपको 1 शॉर्ट वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस या गैस पेपर लिख के भेज दीजिएगा। BHIC 131 गैस पेपर और 2 ये कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए 1 या 2 घंटे के अंदर गैस पेपर लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।